नाजरीन आदाब, माइनॉरिटी रिपोर्ट में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। नाजरीन, 5 रियासतों के इंतखाबात मुकम्मल हो चुके हैं। नताइज में बीजेपी ने शानदार जीत हासिल की। खासकर यूपी में योगी आदित्यनाथ ने दोबारा सरकार में वापसी की है। सवाल यह उठता है कि पिछले 5 वर्षों में योगी सरकार में अकलियतों और खासकर मुसलमानों का कितना भला हुआ। अब जबकि एक बार फिर बीजेपी की सरकार यूपी में बन रही है, ऐसे में क्या वजीर आजम मोदी का नारा सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के तहत मुसलमानों का भी ख्याल रखा जाएगा? माइनॉरिटी रिपोर्ट में आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। तो 5 रियासतों के असेंबली इंतखाबात के नताइज आ चुके हैं, जहां बीजेपी की कारकर्दगी शानदार रही है। इन नताइज के बाद मुल्क की सियासत क्या होगी, रियासती सतह पर इसके क्या कुछ असरात होंगे और खासकर मुसलमानों के हालात पर इन नताइज का क्या कुछ असर होगा। सबसे पहले आइए इस रिपोर्ट में इंतखाबात के नताइज और इनके असरात को समझ लेते हैं। पांच रियासतों के असेंबली इंतखाबात के नताइज का ऐलान हो चुका है। इन नताइज के बाद सियासी तज्जियाकार अब इस सवाल पर गौर कर रहे हैं कि क्या वजीर आजम नरेंद्र मोदी को शिकस्त देना नामुमकिन है। कुछ लोग दूसरे तरीके से पूछते हैं कि क्या मोदी का जादू जारी रहेगा। कुछ कहते हैं कि किसी को भी हराना नामुमकिन तो नहीं, लेकिन मोदी से जीतना बहुत मुश्किल हो गया है। ये सवाल असेंबली इंतखाबात के नताइज पर नहीं है, इन्हें 2024 में होने वाले आम इंतखाबात से जोड़कर देखा जा रहा है। इसको आगे बढ़ाते हुए कुछ लोगों ने मोदी का मुकाबला करने के लिए मगरबी बंगाल के वजीर आला ममता बनर्जी, दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल और समाजवादी पार्टी के रहनुमा अखिलेश यादव के चेहरों की तरफ देखना शुरू कर दिया है, जो उत्तर प्रदेश में वजीर आला नहीं बन सके। बंगाल इंतखाबात में ममता ने बीजेपी को शिकस्त दी। केजरीवाल की आम आदमी पार्टी 2 रियासतों में हुकूमत बनाने वाली वाहिद इलाकाई पार्टी है, जबकि अखिलेश के वोटों में 11% इजाफा हुआ है। कांग्रेस का नाम फिलहाल नजर नहीं आ रहा है। इसे उत्तर प्रदेश असेंबली इंतखाबात में सिर्फ 21 लाख वोट मिले हैं। इस बार बीजेपी ने 4 रियासतों में दोबारा हुकूमत बनाई है। इसमें यूपी में 37 साल बाद ये मौका आया है, जब किसी पार्टी ने दूसरी बार अक्सरियत के साथ हुकूमत बनाई है, वो भी कोरोना के साथ महंगाई और बेरोजगारी का बहरान, बीजेपी के अंदरूनी तनाजात के बावजूद। इसी तरह उत्तराखंड में बीजेपी ने 5 सालों में वजीर आला के 3 चेहरे बदले और जीत मिल गई। रियासत की 22 साल तारीख में यह पहला मौका होगा जब किसी भी पार्टी ने लगातार दूसरी बार हुकूमत बनाई हो। उत्तर प्रदेश में बीजेपी को 3,80,51,000 से ज्यादा वोट मिले। समाजवादी पार्टी को 2,95,43,000 से ज्यादा और बहुजन समाज पार्टी को 1,18,73,000 से ज्यादा वोट मिले। कांग्रेस को सिर्फ 21,51,000 वोट मिले। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी को सिर्फ 4,50,000 वोट हासिल हुए। यूपी में 6,37,000 लोगों ने नोटा का बटन दबाया है। 10 असेंबली सीटों पर कांग्रेस के उम्मीदवारों को नोटा से कम वोट मिले और इसके 97% उम्मीदवारों ने अपनी जमानतें जब्त करा ली। यूपी में बीजेपी के 11 एमएलएस की जीत का फर्क 1 लाख से ज्यादा है और इनके कुल 15 एमएलएस को 27 लाख से ज्यादा वोट मिले हैं। बीजेपी ने 25 अजला की तमाम असेंबली सीटों पर कब्जा किया। इनमें एटा, कन्नौज और फर्रुखाबाद जैसे अजला भी शामिल हैं, जो समाजवादी पार्टी के गढ़ समझे जाते हैं। दूसरी तरफ बीजेपी ने आजमगढ़ की तमाम 10 सीटें, रामपुर और शामली की 3 सीटें खो दी। सियासी माहिरीन का ख्याल है कि 5 में से 4 रियासतों में दूसरी बार बीजेपी की हुकूमत बनने का मतलब ये है कि फिलहाल बीजेपी के तजुर्बेकार लीडर और वजीर आजम नरेंद्र मोदी से बराबरी या मुकाबला करने के लिए अपोजिशन में कोई नहीं है। इस इलेक्शन की जीत को मोदी के चेहरे से जोड़कर देखा जा सकता है। इंतखाबी मुहिम के दौरान बीजेपी के किसी और लीडर को याद नहीं, उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने अपना गढ़ बचा लिया है और खुद को बीजेपी में दूसरी सफ के लीडरों में नुमाया करना शुरू कर दिया है। मुल्क में सबसे ज्यादा असेंबली सीटों वाली रियासत में दोबारा किसी भी पार्टी की अक्सरियत के साथ हुकूमत बनना अपने आप में
तारीख रकम करने के मुतरादिफ है। योगी आदित्यनाथ बीजेपी के वाहिद वज़ीर आला हैं जिन्होंने उत्तर प्रदेश में 5 साल तक हुकूमत चलाई और फिर दोबारा जीत कर वापस आए। इस जीत ने शायद उन लोगों को भी खामोश कर दिया है जो अब तक ये पुकार रहे थे कि 2017 का असेंबली इलेक्शन योगी की क़यादत में नहीं लड़ा गया, इसलिए इन्हें लीडर मानना गलत है। हालांकि गुजरात में नरेंद्र मोदी, मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान और छत्तीसगढ़ में रमन सिंह मुसलसल 3 बार वजीर आला रहे, लेकिन यूपी में जीत को बड़ी जीत के तौर पर देखा जा रहा है। ये इंतखाब योगी हुकूमत के 5 साल के काम के बाद हुआ है। इन इंतखाबात में मोदी योगी का फैक्टर कारगर रहा है और इन्हें 41% वोट मिले हैं। लेकिन अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी को दी गई ताकत को नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। इसकी ताकत सबसे ज्यादा बढ़ गई है। साल 2017 में समाजवादी पार्टी को 47 सीटें और तकरीबन 22% वोट मिले थे, जबकि इस बार इनके सीटों में बड़ा इजाफा हुआ। इन्हें 111 सीटें मिली और वोट फीसद बढ़कर 35% हो गया। तकरीबन 7 सीटें ऐसी बताई जाती हैं जिन पर जीत का मार्जिन 5000 से कम है। गुज़िश्ता लोकसभा इंतखाबात में समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी ने एक साथ मुकाबला किया था, तब समाजवादी पार्टी को 5 और बीएसपी को 10 सीटें मिली थी। इस बार मायावती और अखिलेश यादव का इत्तेहाद नहीं हो सका, जिसकी वजह से इन्हें कई सीटों पर नुकसान उठाना पड़ा। इन इंतखाबात में एनडीए का कुल वोट शेयर 44% है, जबकि समाजवादी पार्टी और बीएसपी का मुश्तरका वोट शेयर 49% है, जिसका मतलब है कि नतायज को तब्दील करना इतना मुश्किल नहीं था। सियासी माहिरीन का मानना है कि वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ अब दोबारा हलफ लेंगे, लेकिन हो सकता है कि कुछ अरसे बाद इन्हें पार्टी में कोई बड़ी जिम्मेदारी सौंपी जाए, क्योंकि संघ इन्हें कौमी सतह पर इस्तेमाल करना चाहता है। बेहतर नतायज के बाद बीजेपी क़यादत को गोवा, उत्तराखंड और मणिपुर में चीफ मिनिस्टर के चेहरे का फैसला करना अब भी मुश्किल होगा। यूपी में काबीना में रद्दोबदल का काम भी आसान नहीं होगा। बीजेपी को आजकल इलेक्शन मशीन कहा जाता है। 10 मार्च को इंतखाबी कामयाबी के बाद वजीर आजम 11 मार्च को अपनी आबाई रियासत गुजरात के लिए रवाना हो गए थे, जहां नवंबर में इंतखाबात होने हैं। यानी अब गंगा के बहाव को कुछ दिनों तक मुस्तहकम रहने दो, अब साबरमती की बारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। तो मुल्क के मौजूदा हालात पर और 5 रियासतों के नताइज पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ बहुत खास मेहमान शाहिद मंजूर साहब, साबिक यूपी के वजीर हैं और मौजूदा में समाजवादी पार्टी के रुकन असेंबली हैं, मेरे साथ मौजूद हैं। शाहिद मंजूर साहब, आपका बहुत इस्तकबाल है न्यूज़ 18 उर्दू में। सर, सबसे पहले बहुत मुबारकबाद, एक बार फिर आप ऐवान पहुंचे हैं और आपकी आवाम ने आप पर फिर से भरोसा जताया है। इस आवाम के लिए क्या कुछ आप कहना चाहेंगे? पहली बात तो मैं न्यूज़ 18 का बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि एक बहुत ही अहम डिबेट का आपने मुझे हिस्सा बनाया है, उन सवालों का जवाब देने के लिए कहा जिनको मैं वाकई देना चाहता था। दूसरी बात यह कि जिस आवाम ने मुझ पर एतबार किया है जी, ये आपकी जानकारी के लिए बतला दूं और शेयर कर दूं कि ये अल्लाह का शुक्र है कि अब ये 9वीं बार हमारे घर में जो है ये रुकन असेंबली का जो ओहदा है ये दोबारा से फिर आया है। इससे पहले 5 बार मेरे वालिद साहब रह चुके हैं और ये 4थी बार मैं हूँ। पिछली बार में कुछ थोड़ा सा हो गया था गड़बड़ी, राम लहर में थोड़ा 5-6 हजार वोट इधर से उधर हुई और गड़बड़ी हो गई थी। तो अल्लाह का शुक्र है कि दोबारा से मैं फिर हाजिर हो गया आप लोगों की खिदमत के लिए और अपने इलाके की आवाम की खिदमत के लिए। अभी आपने बात कही कि आप क्या कहना चाहते हैं, तो मैं यकीन दिलाना चाहता हूं उन तमाम वोटर को, सपोर्टर को, उन तमाम आवाम को, चाहे वो वोटर हैं या नहीं है, या हमारे इलाके के या नहीं है, प्रदेश के हैं, देश के, जहाँ भी है, इंशाअल्लाह जितना भी हो सकता है, जो हो सकता है, जब भी होगा, जिसकी जो खिदमत कर सकता हूँ इंशाअल्लाह वो खिदमत करके किठौर इलाके की आवाम का और खास तौर से अपने वोटर और सपोर्ट का, उनकी वोटों के जरिए जहां जहां भी आवाम की खिदमत कर सकता हूँ इंशाअल्लाह खिदमत करके इनकी वोटों का जो इन्होंने जिम्मेदारी दी है उसको पूरा करने की कोशिश करूंगा। बिल्कुल। शाहिद मंजूर साहब, बदकिस्मती से समाजवादी पार्टी की सरकार नहीं बनी, क्योंकि आपको बहुत तजुर्बा है यूपी की सियासत का। एक बार फिर से बीजेपी की सरकार है। सरकार जब अपनी ना हो लेकिन आप असेंबली के रुकन हो, तो ऐसे में आवाम के काम करने में किस तरह की परेशानियां आती हैं? देखिए, हम जिस पार्टी के रूप में है समाजवादी पार्टी,
हमारा अपने नेताओं पर पूरी तरीके से एतमाद है, भरोसा है। और उत्तर प्रदेश के आवाम ने भी बिलखसूस अक़लियत ने समाजवादी पार्टी पर पूरा एतमाद किया है, भरोसा किया है। और जो मसाइल है प्रदेश के और देश के वो सबके लिए बराबर हैं, यकसा है। उसमें माइनॉरिटी भी शामिल है। मान लीजिए रोजगार का अगर मसला है तो उसमें खालिद माइनॉरिटी का मसला नहीं है, बेरोजगारी का मसला है तो वो भी माइनॉरिटी का नहीं है, कीमतों में इजाफा है वो भी अकेला इनका नहीं है, बिजली के पानी के जो रेट बढ़े हुए उसमें कोई माइनॉरिटी अकेले का मसला नहीं है, ये तो पूरे आवाम का मसला है जी। और खास उनका मसला है जो मुनासिर हैं, सर्विस पेशा जिनको कहा जाए, जो रोजगार की तलाश में रहती है, गवर्नमेंट जिनको रोजगार मुहैया कराने का वादा करती है, असली मसला तो उनका है। हमारा जो मसला है, अगर मेरी नजर में देखा जाए, जो माइनॉरिटी का मसला है, हमारा मसला है तालीम का, हमारा मसला है भाईचारगी का, हमारा मसला है तहफ्फुज़ का। उम्मीद करते हैं कि हमारी पार्टी के जो हमारे नेता हैं, सरबराह है, वरना अखिलेश जी है, अभी तो खुदा का शुक्र है कि नेताजी हम लोगों के बीच में है, तो हमें उम्मीद है कि हमारे मसाइल पर जब भी कोई बात होगी या हमारे तहफ्फुज़ पे या किसी और पर बात होगी तो समाजवादी पार्टी हमारा साथ में खड़ा होगी और इंशाअल्लाह उन सारे मसाइल को हल करने के लिए, जो हमारे अपने मसाइल है उनको हल करने में समाजवादी पार्टी साना बशाना हमारे साथ में रहेगी, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। बिल्कुल। और शायद मंजूर साहब, क्योंकि 2014 से ही सेंटर में बीजेपी की सरकार है और 2017 से बात की जाए तो भी बीजेपी की सरकार है यूपी में। एक नारा जो बीजेपी का है कि सबका साथ सबका विकास, और फिर उसमें जोड़ दिया सबका विश्वास। क्या आपको लगता है कि पिछले 5 सालों में योगी सरकार ने वाकई में यूपी के मुसलमानों का विश्वास जीता है, यूपी के मुसलमानों के साथ नजर आए हैं? क्योंकि सच्चर कमेटी की रिपोर्ट, महमूद उर रहमान कमीशन की रिपोर्ट कि मुसलमानों की हालत दलितों से ज्यादा खराब है। पिछले 5 सालों में सरकार ने क्या कुछ किया है, उस पर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? अच्छा, मैं एक बात ये कहता हूं कि खुदा ने उस कौम की कभी हालत नहीं बदली, ना हो जिसको ख्याल खुद अपनी हालत के बदलने का। गवर्नमेंट क्या करेंगी? क्या गवर्नमेंटों से तवक्को की जा सकती है? मुल्क में आजादी के 70-75 साल हो गए, हमारी हालत न कल बदली थी ना आज बदली है। मैं तो आपके चैनल के माध्यम और आपकी इस गुफ्तगू के जरिए मैं तो ये अपील करना और दरखास्त करना चाहता हूँ कि तालीम के मामले में लोग आगे बढ़े और जो इस्लाम का तकाजा है, जो दीन का तकाजा है, उसको फॉलो करें। जब ये कहा गया है कि तालीम हासिल करो, उसके लिए चाहे कितनी भी मशक्कत करनी पड़े, तो क्यों नहीं करते हम लोग? और जब तक हम तालीम हासिल नहीं करेंगे, हम किसी भी रोजगार को हासिल करने में कैसे सक्षम हो जाएंगे? हम कहीं भी किसी इंटरव्यू में, किसी तालीम में, कहीं किसी शोबे में कहाँ हमारा शुमार हो जाएगा? बात इस सरकार की नहीं है, बात तो आप 75 साल का पूरा रिकॉर्ड देख लो। बिल्कुल, हम कहाँ थे और आज कहाँ चले गए। मेरी जानकारी के मुताबिक उत्तर प्रदेश में अगर सिविल सर्विस में देखा जाए, IPS और IAS में मिला के हम 20 की तादाद तक नहीं पहुंच पाते। बिल्कुल सही। हम अगर इंजीनियरिंग के शोबे में देखा जाए तो हमारा शुमार कहीं 0 पॉइंट के सदी बाद में आता है। हम और उत्तर प्रदेश की पुलिस में अगर सिपाही गिनती आप करने लगने से हम वहां भी नहीं है। सही। और इसकी वजह गवर्नमेंट नहीं है, इसकी वजह हम खुद है। माफी के साथ मैं कहना चाहता हूँ कि चैनल को लोग देखेंगे, सुनेंगे, बात करेंगे, और वो अपने नजरिए से लोग देखते हैं, मैं अपने नजरिए से देखता हूँ। मेरा नजरिया ये है कि अगर हम तालीम में आगे नहीं बढ़ेंगे तो हम किसी भी नौकरी में नहीं आ पाएंगे। और कोई सी सरकार हो, क्या फर्क पड़ता है इस बात से? चाहे हमारी सरकार थी, उस जमाने में भी तलाश होती थी कि अगर सिपाहियों की भर्ती करनी है तो कहाँ से लोग आए। वो भी जमाना था कि जब सरकार में थे, तलाश थी इस बात की कि कुछ CMO बनाए जाए, हम कहीं दिखाई नहीं दिए। हम इंजीनियर बनाने की नौबत आई, हम इंजीनियर में दिखाई नहीं दिए। मैं और माफी के साथ कह रहा हूँ, और इसकी वजह सिर्फ और सिर्फ हमारी तालीम से दूर होना है। खुदा करे कि हम तालीम की तरफ गुरुजू हो जाए। और रही बात गवर्नमेंट की, गवर्नमेंट तो किसका साथ दे रही है? अब सबका साथ सबका विकास की बात तो अलग है, नारों की बात अलग है, नारे तो बहुत होते हैं। नहीं, बिल्कुल शाहिद साहब, आप मुसलमानों की पस्ती के लिए मुसलमान कौम को ही और समाज को ही जिम्मेदार ठहराते हैं, जाहिर सी बात है। नहीं, मैं उनको जिम्मेदार नहीं ठहरा रहा। जी, हालात को भी जिम्मेदार ठहरा रहा हूँ। जी, नहीं, हम मुल्क की आजादी के बाद हमारा दादा शुमार पढ़ाई और तालीम के मामले में कितना था, और आज हम अगर देखें तो हम कितने हैं।
और अगर मयारी तालीम की बात करें तो वो कितने हैं? नहीं देखिए, अगर तालीम की बात करेंगे तो शाहिद मंजूर साहब, सर सैयद के बाद कोई दूसरा सर सैयद नहीं आया और सर सैयद का जो मिशन था उसे भी एक तरह से आगे नहीं बढ़ाया जा सका। माफ कीजिएगा। और ऐसा नहीं कि मुसलमान बड़े ओहदों पर नहीं रहे, बहुत बड़े बड़े ओहदों पर मुसलमान रहे, कई मिनिस्टर भी रहे। जी, मैं बताता उसके बारे में भी मैं आपको बात कह रहा हूँ कि ये भी अल्लाह का शुक्र है कि हमारी तादाद कम है, लेकिन यूपीएससी को पास करने में अगर आप तलाश करेंगे कि टॉपर कितने हैं तो हमारी तादाद कम है, लेकिन टॉप करने वालों की तादाद बहुत ज्यादा है। ऐसा नहीं है कि हमने टॉप नहीं किया और हम अच्छे मुकाम पर नहीं गए और हमारे आईएएस और आईपीएस उनकी कदर नहीं हुई। हम डीजीपी भी रहे हैं, हम यहाँ के चीफ सेक्रेटरी भी रहे हैं जी। अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो जी, और अगर सेंटर की बात करें तो हम वहां भी रहे हैं। नहीं, ये तमाम चीजें आपकी बहुत सही और पूरी ईमानदारी से आपने अपनी बात रखी है शाहिद मंजूर साहब। लेकिन मेरा सवाल यह कि जो सरकार की जिम्मेदारी होती है, क्या वो जिम्मेदारी वाकई में पूरी ईमानदारी से सरकार ने निभाई पिछले 5 सालों में? मेरठ से आप सर आते हैं, मेरठ जिले की ही अगर बात करें तो वहां की सनतों को किस तरह से देखते हैं, वहां की इंडस्ट्रीज को? देखिए, अगर बात मैं माइनॉरिटी की करूं तो वो दूसरी तरफ चली जाती है, फुरका परस्ती की। इन्होंने किया किसके लिए है, कौन सी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट किया है और किसके लिए किया? अगर मेरठ की बात करें तो एक भी इंडस्ट्री ऐसी नहीं है जो इनके जमाने में लगी हो। और ऐसी गाजियाबाद और नोएडा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश या उत्तर प्रदेश में एक इंडस्ट्री का नाम बतलाओ। मैं आपको मिसाल के लिए बतला रहा हूँ, हमने यहाँ पर मोहतरम अखिलेश जी से कह के मेरठ में 256 करोड़ रुपए का एक दूध प्लांट को लगाने की बात करी थी। उसकी मशीनरी आ गई, यहाँ पर पड़ी है और 5 साल पिछले गुजर गए, उस मशीनरी को जंग लग गया, फ्रांस से मंगाई थी हमारे चीफ मिनिस्टर साहब ने, ऐसी ही पड़ी है। तो इंडस्ट्री तो जब कोई इंडस्ट्री लगेगी ही नहीं तो उसमें माइनॉरिटी कहां से आ गई? ये तो किसी के लिए नहीं है। सबका साथ सबका विकास नारा तो है, लेकिन विकास तो किसी का नहीं है। बिल्कुल रह जाती है बात इलेक्शन की कामयाबी की। बहुत सारे मुद्दे होते हैं, वो ऐसे भी मुद्दे हैं जिनको नहीं कहा जा सकता जबान से। बिल्कुल नहीं। क्या आपको लगता है कि वाकई में मुसलमान जो हालत है, मौजूदा जो हालत है, सचर कमेटी रिपोर्ट ने जो तमाम चीजें बताई, क्या आपको लगता है कि मुसलमानों की इस हालत को बदलने के लिए सरकारों को काम करना होगा? बात मेरा कहना यह है कि सरकार को नहीं, हमें खुद काम करना होगा। सरकार को तो न सरकार कोई हमारा साथ दे सकती है, न किसी ने दिया है। पिछले 5 सालों में आपको क्या लगता है कि योगी सरकार ने क्या वाकई में जितनी कमी तालीम की है उस पर फोकस किया? उत्तर प्रदेश में किसी की तालीम पर कोई फोकस नहीं है। सारे प्राइमरी स्कूल सब चौपट हैं जी। बच्चों को जो स्टाइपेंड मिलता था वो किसी को मिला नहीं है। इंजीनियरिंग में, एलएलबी में, हायर एजुकेशन में जो ऊपर से पैसा आता था वो आना बंद हो गया। वो चाहे खाली माइनॉरिटी के लिए नहीं है, वो तो उनके लिए भी बंद है जो और दूसरे सेक्शन के लोग हैं। दलितों के लिए भी बंद है, पिछड़ों के लिए भी बंद है, खाली हमारे लिए बंद नहीं है। अब समाजवादी पार्टी जाहिर सी बात है यूपी की सबसे बड़ी अपोजिशन पार्टी है। अपोजिशन में रहते हुए किस तरह से अखिलेश यादव, समाजवादी पार्टी या शाहिद मंजूर साहब अकलियतों और मुसलमानों के लिए काम करेंगे? हम भी तो उसी में से हैं। जब समाज के लिए काम नहीं होगा तो हमारे लिए कहां से हो जाएगा? मेरी सोच ये है कि काम तो सबके लिए होना चाहिए और यकसा होना चाहिए। और जो इन्होंने कहा है कि सबका साथ सबका विकास होना चाहिए यकीनी तौर पर, लेकिन जब किसी का विकास नहीं हुआ तो हम किसको दोष दें? यहाँ तो न दलितों का हुआ, न पिछड़ों का हुआ। और उत्तर प्रदेश में आप आदाद और शुमार मंगा के देख लो, जो लोग, जो स्टूडेंट है। अच्छा, मिसाल के तौर पे मैं आपको बता रहा हूँ, पिछले 5 साल में 16 बार जो है वो अध्याचन हुआ है, नौकरियों के लिए जगह निकली है 16 बार जी, और एक का भी रिजल्ट नहीं आया। विकास तो किसी का है ही नहीं। और नहीं तो अब हालात, सर हालात बदलेंगे कैसे? हालात कैसे बदलेंगे? हालात को बदलने के लिए तो गवर्नमेंट को फराख दिली से काम करना पड़ेगा। अगर बदन का एक हिस्सा भी मफलूज है जी, बदन का एक हिस्सा भी अगर काम नहीं कर रहा है तो पूरा बदन काम नहीं करता। अगर ये सोच रहे हो कि माइनॉरिटी को पीछे छोड़ के हम प्रदेश की तरक्की कर लेंगे, ये मुनासिब नहीं है, नामुमकिन है। विकास तो सबका ही करना पड़ेगा, तरक्की के लिए सबकी सोचनी पड़ेगी और सब भी सोचेंगे तभी ये प्रदेश आगे को बढ़ेगा।
नहीं तो आपको लगता है कि यह सरकार सोचेगी? मैं समझता नहीं हूं कि सरकार इस तरफ को बात नहीं, आपको क्या लगता है कि यह सरकार सोचेगी? पिछले 5 सालों में तो कोई तस्वीर बदली नहीं, कोई ऐसा अनोखा काम मुसलमानों के लिए या अक़लियतों के लिए नहीं हुआ जिस पर हम बात कर सकें। अच्छा, जब यहां पर कम्युनलिज्म के बुलडोजर के नाम से लोग खुश हो रहे हैं तो क्या जरूरत है सोचने की? अगर यही इस बात से खुश है कि बुलडोजर चल जाएगा और आवाम खुश हो रही है, वोट दे रही है, तो काम करने की क्या जरूरत है? विकास करने की जरूरत क्या है जब इसी में काम चल रहा है कि बुलडोजर आ गया तो काम हो गया। कोई फिल्म आई तो माहौल बन गया, तो काम की क्या जरूरत है? बिल्कुल। हम तो पूछना चाहते हैं चैनल के माध्यम से, ये बात मैं कहना चाह रहा हूं कि आप बताओ ना कि 3 तलाक से क्या हुआ। के बात करना चाहता हूं, मैं पूछना चाहता हूं कि बताओ 370 से क्या फायदा हो गया हटाने से? कौन सा हिंदुस्तान के दूसरे हिस्से के लोग वहां जाके बस गए? किसने वहां जायदाद खरीदी? किसने बेनामी करे? असली मसला जिन है वो जो कल था वो आज भी है। असली मसला कल भी वहां कश्मीरी पंडित का था, आज भी है। कल भी वो दरबदर थे, आज भी दरबदर है। बिल्कुल। सर, आप एक बार फिर से असेंबली पहुंच गए, क्या हम ये तवक्को करें कि असेंबली में समाजवादी पार्टी और शाहिद मंजूर साहब मुसलमानों के मसले उठाएंगे, अक़लियतों के मसले उठाएंगे, पिछड़े और गरीबों के मसले उठाएंगे आप? मैंने जिस टाइप की पॉलिटिक्स की है जी, और मैं जिस टाइप की पॉलिटिक्स में पला बड़ा हूं जी, हम लोग फिरके की है, वो माइनॉरिटी की है, चाहे वो किसी पिछड़े की है या किसी अगड़े की है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। समस्या चाहे किसी की हो, और समस्या को रखने की बात करेंगे और समस्या पे बात करने की बात करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया शाहिद मंजूर जी, बड़ी बेबाकी से बातचीत रखने के लिए और अपना कीमती वक्त देने के लिए। और हम यही उम्मीद करते हैं कि एक बार फिर से आवाम ने आप पर भरोसा जताया है तो आप भी आवाम की उम्मीदों पर खरे उतरें और आवाम के लिए काम करें। और खास तौर से माइनॉरिटीज और मुसलमानों के बहुत से मसाइल और इन पर बहुत से काम करने की जरूरत है। तो आपने देखा कि हमारे साथ जो खास मेहमान शाहिद मंजूर साहब, साबिक यूपी के वजीर भी रह चुके हैं और मौजूदा में, जैसा कि वो खुद बता रहे थे कि 4थी बार रुकने असेंबली बने हैं और वो आवाम के मसाइल पर काम कर रहे हैं। मेरठ के जो मसाइल हैं उस पर हमने बात की, अक़लियतों और मुसलमानों के जो मसाइल हैं उस पर हमने बात की। अब दोबारा से जब माइनॉरिटी रिपोर्ट में हम बात करेंगे तो किसी खास और अहम चेहरे के साथ हाजिर होंगे, जिसमें रुकने असेंबली या रुकने पार्लियामेंट या किसी वजीर के साथ हम आएंगे और क्या कुछ वो माइनॉरिटीज और मुसलमानों के लिए कर रहे हैं और किस तरह से ऐवान में वो आवाज उठा रहे हैं, इस पर भी हम बातचीत करेंगे। तो इस हफ्ते माइनॉरिटी रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। मुझे और पूरी टीम को इजाजत दीजिए। आदाब।